हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अगर आप क्लास 12th के हैं या फिर क्लास 10th के हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें आपको लॉजिक भी बताने वाला हूँ कि ये ऑप्शन होगा तो क्यों होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिम। तो यहाँ पे क्या आएगा? विद आएगा, बाय आएगा, ऑफ आएगा या फिर फ्रॉम आएगा, वो आपको बताना है। तो देखिएगा, ये आपका फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। कैसे मैंने पता लगाया? तो ये आपको याद करना होगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ वर्ड बता देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, जैसे टायर्ड, टायर्ड के साथ आपको हमेशा अगर पूछेगा कि कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करना है तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा? ऑफ आएगा। वैसे ही फाउंड, फाउंड के साथ क्या आता है गाइस? हमेशा ऑफ आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ वर्ड हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अफ्रेड, अफ्रेड के साथ भी क्या आता है गाइस? ऑफ आता है। तो ये सारा ऑफ वाला है। तो आप ऐसे करके एक लिस्ट बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब टायर्ड के साथ ऑफ लगता है तो ये लगेगा ही। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, द मैन हु केम फिल इन द ब्लैंक्स वुड नॉट गेट सीट। तो यहाँ पे क्या आएगा? लास्ट, नियरेस्ट, लेटेस्ट या अर्ली। तो इस क्वेश्चन को वही कर सकता है जिसको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, द मैन हु केम, ठीक है, जो आदमी आएगा, ठीक है, आया मतलब आया, वुड नॉट गेट सीट, ठीक है, उसको सीट नहीं मिला। तो क्या आया? क्या आया? अब यहाँ पे आया में यहाँ पे कुछ आना चाहिए। नियरेस्ट, पास आया। ठीक है, लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब जो नया हो जाता है उसको लेटेस्ट बोलते हैं। अर्ली, पहले आया। तो पहले आएगा तो उसको सीट नहीं मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यानी कि लास्ट देखिए यहाँ पे सुटेबल बैठेगा। द मैन हु केम लास्ट वुड नॉट गेट सीट, मतलब जो आदमी लास्ट में आएगा उसको सीट नहीं मिलेगा, है ना। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, अ टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए इट आया ना, तो इट के साथ क्या यूज करते हैं गाइस? हम लोग V5 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? V5, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करते हैं? V5 का यूज करते हैं। तो ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ क्या यूज करते हैं गाइस? V5 यूज करते हैं। आप बोलेंगे क्रिएटेड क्यों नहीं कर सकते? V2 भी तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज जो है आपका गाइस वो प्रेजेंट में है, तो सेकंड वाले को भी प्रेजेंट में ही रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिएट्स। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई डैश यू कम टू द पार्टी येस्टरडे। तो यहाँ पे आपको एक हिंट दिख गया, येस्टरडे। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया कि अगर आपको येस्टरडे वर्ड दिखता है तो इसका मतलब हो जाता है ये सिंपल पास्ट में ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई डिडंट यू कम टू द पार्टी येस्टरडे। तो यहाँ पे डिडंट जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आई विश आई डैश अ मिनिस्टर, काश मैं मिनिस्टर होता। तो देखिए गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ध्यान से समझिएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे आई के साथ वॉज लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आई के साथ तो वॉज ही आते हैं, तो जनरली वो ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? समझिए, आई विश से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आई विश से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और फिर यहाँ पे आई लिखा रहता है और फिर यहाँ पे कुछ लिखा रहता है कि मैं ये होता, मैं वो होता, ठीक है, आप है नहीं, आप कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, काश, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? काश, काश ऐसा होता, काश मैं पक्षी होता तो मैं उड़ पाता, काश मैं मिनिस्टर होता, काश मैं ये होता। आप है नहीं, आप सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं गाइस? कल्पना कर रहे हैं, यानी इमेजिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, कल्पना कर रहे हैं। तो उस केस में आई के साथ वर्ड यूज किया जाता है गाइस। जी हाँ, वर्ड यूज किया जाता है। आप कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर यू डैश अबाउट। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे आपको आर दिख गया। ठीक है, आर, इज एम आर के साथ V4 का यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इज एम आर के साथ गाइस V4 का यूज किया जाता है। अगर कोई वर्ब का फॉर्म यूज होगा तो V4 ही यूज होगा। V4 यानी V1 में ING। ठीक है, V1 में ING को ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? आपका V4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे V4 आएगा, यानी टॉक नहीं आएगा, टॉकिंग आएगा। ठीक है, विल टॉक नहीं आ सकता, टॉक्स नहीं आ सकता, तो टॉकिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन,
दिस इज अ किलो डैश राइस फॉर यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी आपका फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। 1 किलो ऑफ, देखिए जैसे बोलते हैं ना 1 किलो चावल, ठीक है, जैसे आपको बोलना होगा 1 किलो चावल, है ना, हम लोग बोलते होंगे 1 किलो चावल। तो 1 किलो चावल को इंग्लिश में बोलेंगे 1 किलो ऑफ, 1 किलो ऑफ, और चावल को क्या बोलते हैं, राइस। तो आप जो भी बोलना चाहते हैं, 1 किलो ऑफ राइस, है ना, 1 किलो ऑफ जो भी है, यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, आटा, है ना, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 1 किलो के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्या आएगा, ऑफ। तो यहाँ पे वही पूछा है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ। तो गाइज आप एक काम करिएगा कि जिसमें भी ऑफ लग रहा है, ठीक है, जिसमें भी ऑफ लग रहा है उस सबको आप एक साथ एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे 1 किलो ऑफ, है ना, अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, ऐसा और भी वर्ड है, जैसे अवेयर ऑफ। देखिए एक और वर्ड मैंने आपको अभी बता दिया, अवेयर ऑफ, ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ, इस सब के साथ ऑफ ही लगता है गाइस, ठीक है। तो ये सब आपको याद ही करना होगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वाई डोंट डैट गो आउटसाइड। तो यहाँ पे देखिए डोंट का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो मुझे बताइए जल्दी से कि डोंट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि डू का यूज़ किसके साथ करते हैं और डज का यूज़ किसके साथ करते हैं। तो गाइस डज का जो यूज़ है वो हम लोग करते हैं ही के साथ, वो हम लोग करते हैं सी के साथ, या हम लोग करते हैं इट के साथ, या हम लोग करते हैं कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना, या सिंगुलर नेम कह लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट कह लीजिए, या सिंगुलर नेम कह लीजिए। इसके साथ डज लगाते हैं और बाकी जितना भी है सबके साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो यहाँ पे डू नॉट है ना, यानी डू ही यूज किया गया है। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है। यहाँ पे डज तो है नहीं, तो ही नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और इट भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिनीता डैश नो द आंसर। तो बिनीता क्या है गाइस, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और मुझे बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी सिंगुलर नेम के साथ क्या यूज किया जाएगा, डज यूज किया जाएगा, यानी डज वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डज नॉट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिनीता डज नॉट नो द आंसर। अब बोलेंगे सर तो यहाँ पे डज जैसा मैंने यहाँ यूज किया सिंगुलर, है ना, तो यहाँ पे हैजंट क्यों नहीं हो सकता है, हैजंट भी तो लग सकता है। बिनीता क्या सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज भी तो लगता है, तो यहाँ पे हैज क्यों नहीं हो सकता। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ कि यहाँ पे हैज क्यों नहीं होगा। हैव तो पहली बात कभी नहीं होगा, क्योंकि हैव किसके साथ आएगा, आई, वी, यू, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। तो आपने क्वेश्चन क्या पूछा कि यहाँ पे हैज क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बिनीता तो सिंगुलर है, बिनीता क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज तो लग सकता है, तो यहाँ पे हैज क्यों नहीं लगा। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, मैंने आपको एक चीज बताया है कि जब भी आपको हैव, हैज या हैड दिख जाए तो इन तीनों के साथ आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये नो है, नो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, नो मतलब जानना, और ये आपका गाइस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, न्यू, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन। थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन। यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ है। अगर गाइस यहाँ पे नोन होता तो यहाँ पे डजंट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया जाता, तब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता वो हो जाता हैजंट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर को आप रटिए नहीं, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। क्यों, क्योंकि अगर आप उसके पीछे का लॉजिक सीख जाते हैं तो फिर उस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंज आ जाता है, जैसे एग्जामिनर यहाँ पे नो की जगह पे नोन कर देता है, तो फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएगा और आप सोचिएगा नहीं यहाँ पे तो डजंट ही आएगा, सर ने तो बताया था डजंट आएगा, तो डजंट आप टेक करके आएंगे, तो वहाँ पे आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन को रटिए नहीं, क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक सीखिए। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप इतना एक्सप्लेनेशन क्यों देते हैं, इतना एक्सप्लेनेशन क्यों देते हैं आप, मतलब इतना एक्सप्लेन मत करिए, आप जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए, ए का बी, इसका सी, इसका डी, इसका ऐसे ऐसे करके आप कर दीजिए। तो गाइज ऐसा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि गाइज जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो सच में पढ़ना चाहते हैं, वो सच में सीखना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है, उनको रटना नहीं होता है उन चीज़ों को। और मैं रटा के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, मैं रटवा दूँ आपको कि इसका बी होगा, इसका सी होगा, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं आपका उससे, ठीक है। आप किसी को समझा नहीं पाएंगे कि बी हुआ तो क्यों हुआ, बी ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो क्यों होगा, ये ऑप्शन गलत है तो क्यों है।
ठीक है, मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जो वीक स्टूडेंट है, जो थोड़े से कमज़ोर है पढ़ने में, वो भी समझ पाएँ, चीज़ों को सीख पाएँ। तो जिनको अच्छा लगता है वो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत सारा चैनल है गाइज़, आप कहीं और से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज़। अब यहाँ पे क्या आएगा? ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। तो देखिए, मिस एलिजा एक मतलब व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है। स्पीक्स से पता चल गया क्योंकि स्पीक्स क्या है? V5, तो V5 लग गया, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आया है? V5 आया है ना। मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो में अच्छे से क्लियर किया हुआ है। और यहाँ पे चाइनीज़ क्या है? ये आपका एक लैंग्वेज है, और मैंने आपको बता रखा है आर्टिकल वाले वीडियो में कि लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है गाइस। आर्टिकल से पहले कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप द हिंदी नहीं बोल सकते, ठीक है, द हिंदी नहीं बोल सकते, द नहीं लगा सकते, ठीक है, द नहीं लगाया जा सकता है, द इंग्लिश नहीं बोल सकते, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, उससे पहले आप द नहीं लगा सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आई विल मीट हिम डैश द वे। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन द वे आएगा। अब मैं आपको सीधा बोल दूं कि यहाँ पे ऑन द वे आएगा, ठीक, तो आप रट लीजिए, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक सिखाता हूँ। देखिए गाइस, ऑन द वे का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। ऑन द वे का मतलब क्या होता है? रास्ते में, ठीक है, रास्ते में। और इस सेंटेंस में मीनिंग क्या देना वो देखिए, आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, मैं उससे मिलूंगा। और ऑन द वे यहाँ पे अगर लगाते तो क्या हो जाएगा? रास्ते में, मैं रास्ते में उससे मिलूंगा। एट द वे कुछ सेंटेंस बना ही नहीं। देखिए एट द वे, अगर यहाँ पे एट अगर आप लेके चलते हैं तो एट द वे का कुछ मीनिंग निकलेगा ही नहीं, ठीक है। एट द वे यहाँ पे सही नहीं है। बाय यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता। बाय द वे का मतलब अलग मीनिंग हो जाता है ना। जैसे आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं आपकी बाय द वे ये चीज़ ध्यान रखना तुम, ठीक है, तो वहाँ पे बाय द वे का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वैसा मीनिंग तो देना नहीं है, यहाँ पे रास्ते में मिलने के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए ऑन यूज़ किया जाएगा। फोर तो आएगा ही नहीं कभी भी, एट और फोर तो कभी आएगा ही नहीं। ए और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है, लेकिन वो भी मीनिंग से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, आर यू अवेयर डैश द डेंजर। तो देखिए अवेयर आ गया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, देखिए गाइस, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अवेयर के साथ क्या आता है? ऑफ आता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ऑफ आएगा, ठीक है, अवेयर ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, देखिए एक्यूज्ड के साथ भी ऑफ आया है ना। हो सकता था यहाँ से भी आपसे पूछ सकता था कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक, लेकिन इसने पूछा है कि इससे आगे क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अवेयर ऑफ हो गया है ना, अवेयर के साथ ऑफ, वैसे एक्यूज्ड के साथ ऑफ। और एक चीज़ नोट में लिख लीजिएगा कि यहाँ पे देखिए ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, और यहाँ पे V4 का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? स्टिल, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इसके लिए आपको जेरेंट पढ़ना होगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, क्योंकि इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा गाइस। ये खुद में ही एक टॉपिक है, ठीक है, जेरेंट एक खुद में ही एक टॉपिक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ही हैज़ रेड डैश वेद्स। तो यहाँ पे वेद है, तो वेद से पहले क्या आएगा? तो देखिए वेद हो गया, पुराण हो गया, है ना, ये सब जितना भी है धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, उससे पहले द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इस सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा? द लगाना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस कि आप लोगों को जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन के साथ में आऊँगा। ओके गाइस, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जिसको मेरे साथ पढ़ने में अच्छा लग रहा है, जिसको कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा है, आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।